आप घर से निकलते हैं दफ्तर के लिए, अचानक से फ़ोन आ जाता है वाइफ का कि आपको 3-4 दिन से बोल रहे हैं 1 किलो आम लेना है और आप ला ही नहीं रहे, इतना बिजी हैं। आप गए जल्दी से सब्जी दुकान में, 200 रुपया दिया और बोला भैया घर से कोई आएगा उसको 1 किलो आम दे देना, हमको पर्ची दे दो, पैसा रख लो। आपको उसने पर्ची पे लिख के दिया, मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूँ। वो पर्ची आपने रख लिया, व्हाट्सअप कर दिया, छोटा भाई आया, नौकर आया, लेके चला गया। अगले मोड़ पे फिर गए, स्कूटी चलाए, आगे गए, फिर फ़ोन आया कि आपको बताए थे स्कूटी घर में रखा हुआ है दूसरा वाला, 1 लीटर पेट्रोल कब से मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे। आप फिर से पेट्रोल पंप गए, 100 रुपया दिया और बोला भैया घर से कोई आएगा 1 लीटर पेट्रोल दे देना, अभी पर्ची दे दो। उसने लिख के दे दिया, मैं धारक को 1 लीटर पेट्रोल अदा करने का वचन देता हूँ। वो पर्ची आपने रख लिया। फिर मुड़े आगे, फिर अचानक से मैडम का फ़ोन आ गया कि आपको बोले थे लड्डू महाराज का 1 मीटर कपड़ा चाहिए, वो दिया नहीं, तो आपने कपड़े दुकान में 100 रुपया दिया और बोला घर से कोई आएगा उनको दे देना, आप मुझे कपड़े का रसीद दे दो। उसने लिख के दे दिया, मैं धारक को 1 मीटर कपड़ा अदा करने का वचन देता हूँ। आपके पास 3 कागज आ गए, ये 3 कागज आ गए। एक पे लिखा हुआ है मैं धारक को 1 किलो अदा करने का वचन देता हूँ, मैं दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 किलो आम। दूसरे पे लिखा हुआ है मैं धारक को 1 लीटर पेट्रोल अदा करने का वचन देता हूँ, कागज दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। और तीसरे पे लिखा हुआ है मैं धारक को 1 मीटर कपड़ा अदा करने का वचन देता हूँ, मैं दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम आम मतलब 1000 ग्राम, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। कम दिया तो 420 कर रहा है। ये 3 कागज आपके पास है। एक चौथा कागज भी आपके पास है, एक चौथा कागज भी आपके पास है जिसमें लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। तो ये रुपया है, ये रुपया का पर्ची है। जैसे कि ये पर्ची था, इसमें लिखा हुआ था मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूं, तो आम है या पर्ची है? मैं इसको खा सकता हूं? यह पर्ची है कि आम है? इस पे लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, तो रुपया है या रुपये का पर्ची है? तो रुपया क्या है? मन में डाउट होता है, रुपया क्या है? रुपया का परिभाषा देखना पड़ेगा। रुपया का परिभाषा कहता है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। कानून कहता है, हमारा संविधान कहता है कि 10 रुपया मतलब 1 तोला सोना। जैसे कि वो पर्ची कहता था 1 किलो आम मतलब 1000 ग्राम आम लाएंगे तो पेट भर के खाएंगे। इस कागज पे लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं कि मतलब 1 तोला सोना जिसका वजन 11.6 ग्राम होना चाहिए। इसको ना कोई कम कर सकता है, ना ज़्यादा कर सकता है, ना बढ़ा सकता है, ना घटा सकता है। ऐसा जो करे उसको उम्र कैद की सजा है। आईपीसी में लिखा हुआ है 231 में, और आरबीआई एक्ट 1934 में बना था। ये क्यों बना था 1934 में एक्ट? ये आरबीआई ने क्यों बनाया था? ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आया तो देखा यहाँ तो सारा कारोबार सोने में हो रहा है, सोने के सिक्के में हो रहा है। उनके मन में लालच जगा, क्यों ना सारा सिक्का मेरे पास आ जाना चाहिए। उन्होंने एक चालबाजी किया, टीवी मीडिया रिंगटोन में एक वॉइस चलाया कि आपका सोना चोरी हो जाता है, डकैती हो जाता है, कोई लेके भाग जाता है। ऐसा करो, आप मेरे पास सोना दे दो, मैं आपको कागज़ का रसीद दे देता हूँ। जब भी आप कागज़ दोगे मैं आपको सोना लौटा दूंगा। तो उसने कागज़ पे उस समय लिखवाया, नीचे में लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। जब भी आप कहोगे, जहाँ भी कहोगे तो मैं आपको सोना दे दूंगा। क्या लिखा होता था? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। वो ऑन डिमांड आपके अब नोट पे नहीं है, चुपके से काट दिया। और एट एनी ऑफिस ऑफ इशू मतलब कहीं भी आप बोलोगे तो हम आपको क्या दे देंगे? सिक्का लौटा देंगे और कागज अपने पास रख लेंगे। लेने और देने का तराजू एक होता है ना, जिससे लेंगे उसी से देंगे। तो आपने मेरे से लेते समय सारा सिक्का ले लिया और कागज थमा दिया। अब हमारा बारी है कि वो कागज ले लो और मुझे क्या दे दो। यहां तक बात किसी को समझ में दिक्कत है?
आज के बाद आप बोलेंगे लोगों को इस तरह से, 10 रुपये का पर्ची देना, 50 रुपये का पर्ची देना, 100 रुपये का पर्ची देना, 500 रुपये का पर्ची देना, ये पर्ची है। गवर्नर ने इस पे साइन किया है कि ये पर्ची लौटाओगे तो जो वचन लिखा हूं मैं आपको वापस कर दूंगा। क्या वचन लिखा है? मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, मैं दूंगा तो कानून के हिसाब से हमें 50 तोला सोना वो देंगे। यदि नहीं देंगे तो वो क्या कर रहे हैं? फ्रॉड कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, इसीलिए वो कोर्ट नहीं जाते। कोर्ट में दलील दे क्या? अब पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 1 यहाँ तक समझ में आ गया, पार्ट 2 पे आते हैं। आप सबको लगता होगा महंगाई कोई चीज़ है, इन्फ्लेशन, महंगाई भाई होगा, चीज़ों का दाम बढ़ता है। 1947 के पहले ये वर्ड नहीं चलता था, ये था ही नहीं। जब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी गया तो उनको लगा कि इनको कैसे चूसता रहूँ, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, जिसका नाम दिया उन्होंने इन्फ्लेशन, महंगाई। अब समझिए, आज से 500 साल पहले जब भी आप सोने का सिक्का एक देते थे, आपको 1 किलो आम मिलता था। छोटा बच्चा जाए, घर के कोई भी जाए, सदस्य जाए, एक सिक्का दिया और आपको 1 किलो आम मिलता था सदियों से। एक दिन वो सिक्का इशू करता था कोई राजा, या हम पे जो राज करता था ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई भी। एक दिन वो ईमानदार राजा मर गया, उसका बेटा लालची आया। उन्होंने ऐसा सोचा कि सारा सोना मेरे पास होना चाहिए, सारा समाज का, देश का सोना मेरे पास होना चाहिए। अब उन्होंने एक ऐसा सिक्का चलाया जिसमें 5 ग्राम लोहा और 5 ग्राम सोना कर दिया। सिक्के का वजन 10 ग्राम ही है। ये वाला सिक्का लेके गया तो हम बोला 2 सिक्का लूंगा, इसमें माल 5 ग्राम ही है। 5 साल के बाद राजा के बेटे का और लालच बढ़ा। अब बोला 1 ग्राम सोना, 9 ग्राम लोहा, सिक्के का वजन 10 ग्राम ही है। ये वाला सिक्का लेके गए तो आम बोला ने कहा 10 सिक्का लूंगा, इसमें माल 1 ग्राम ही है। तुम तो मेरे से 1 किलो आम ले रहे हो, पहले भी लेते थे, अब भी लेते थे। पहले 10 ग्राम सोना देते थे, फिर 5 ग्राम, अब 1 ग्राम 10 सिक्का लूंगा। उसका बात कहना जायज़ है? जायज़ है। पहले जो चीज़ 1 सिक्का में मिलता था, फिर 2 सिक्का में मिला, फिर 10 सिक्का में मिला, तो महंगाई बढ़ रहा है या किसी का लालच? महंगाई बढ़ रहा है या लालच? 2 ट्रेन है, एक पे लिखा हुआ है महंगाई और एक पे लिखा हुआ है डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, पैसे का कूटकरण। आप इस ट्रेन पे बैठे हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी पे, 2 ट्रेन है। इस ट्रेन पे आप बैठे हैं डिवैल्यूएशन ऑफ मनी पे, आपको लग क्या रहा है कि महंगाई बढ़ रहा है, अब बैठे हैं किस पे आप? डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। कोई आपके पैसे को काटता जा रहा है, ये वाले ट्रेन पे बैठे हैं और आपको प्रतीत क्या होता है कि महंगाई वाला ट्रेन चल रहा है, जबकि महंगाई का इससे कोई लेना देना ना। आम नहीं कहता कि मैं बढ़ जाऊंगा, इस बार 200 रुपये किलो हुआ तो अगले साल 300 रुपये किलो हो जाऊंगा। आम को क्या पड़ा है? लोहा, सोना, चांदी, इसको क्या पड़ा हुआ? इसको कोई मतलब थोड़ी है, सारा खोपड़ी का खेल है यहाँ पे। तो आज के बाद कोई कहे कि महंगाई होता है तो आप क्या बोलेंगे? क्या होता है? डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, मतलब पैसे का वैल्यू कम करता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक बड़ा बेहतरीन चीज़ बोलता है कि 5% का इन्फ्लेशन बहुत अच्छा होता है देश के लिए। मतलब वो समझाना चाह रहा है कि 5% के रेट से तो हम तुमको काटते ही रहेंगे। अब सुनिए समाज में क्या हो रहा है। पहले 20 परिवार का लोग होता था, एक बड़ा भाई कमाने जाता था, इतना कमा के लेते आता था कि 19 लोग छक के खा लेता था। फिर महंगाई का ट्रेन आगे चला, ये डिवैल्यूएशन का ट्रेन आगे चला, 5 भाई आगे आया, बोला भैया काम नहीं चल पा रहा है, हम 5 को भी काम करना पड़ेगा, करना शुरू किया। फिर डिवैल्यूएशन ऑफ मनी आगे चला, घर की वाइफ बोली कि मुझे भी काम करना पड़ेगा, वो भी काम करना शुरू कर दी। फिर डिवैल्यूएशन का ट्रेन आगे चला तो बोलते हैं 8 घंटा काम करने से काम नहीं चलता है, अब 10 घंटा करना पड़ेगा, अब 12 घंटा करना पड़ेगा। एक दिन ऐसा होगा डिवैल्यूएशन का ट्रेन इतना आगे चलेगा कि सबको रोड पे आना पड़ेगा। ₹10 पे लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, इसका मतलब 1 तोला सोना कानून के हिसाब से देगा वो। मैं ये मान के चलता हूं कि सारा सोना लेके तुम चले गए ईस्ट इंडिया कंपनी, अब नहीं है हमारे पास सोना, नहीं है, मान लेता हूं। आज एक नियम बना दो, 10 रुपया में 10 ग्राम लोहा, कागज पे क्या लिख दिया?
10 रुपये, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, आज कानून बना के टीवी मीडिया रिंगटोन में सुना दे, आज से 10 रुपया मतलब 10 ग्राम लोहा। कानून बन गया, सबको पता चल गया। 20 साल के बाद 10 रुपये में कितना लोहा? 10 ग्राम। 50 साल के बाद 10 रुपये में 10 ग्राम लोहा, तो महंगाई कहाँ गया? कांस्टेंट हो गया ना। महंगाई मतलब आप हमारे स्टैंडर्ड से छेड़छाड़ करते जा रहे हैं। पहले 1 मीटर कपड़ा देते थे, फिर आधा मीटर कर दिया, फिर 40 सेंटीमीटर कर दिया, फिर 30 सेंटीमीटर कर दिया, फिर 10 सेंटीमीटर कर दिया। वो मीटर को छोटा करते जा रहे हैं। हमारे स्टैंडर्ड से आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसी का नाम महंगाई है। यहां तक समझने में कुछ दिक्कत हुआ? अब तीसरे पार्ट को बात करते हैं, उसका नाम है ब्याज, इंटरेस्ट। किसी ने लिखा था कि ब्याज पे पैसा लगाना हराम है, सुना है आपने? लिखा है ना, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारे मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है, किसी का भी हो लेकिन अच्छा चीज़ था वो। लिखा हुआ है ब्याज पे पैसा लगाना हराम है। क्यों लिखा उन्होंने? आज से 500 साल पहले। इसका मतलब समझिए, पहली बार आरबीआई ने 1 करोड़ रुपया छापा, पहली बार धरती पे। इसके बाद पहले पैसा नहीं था, और छाप करके मशीन फेंक दिया समंदर में, तो टोटल कितना पैसा है? 1 करोड़। 100 किसान को बांट दिया, 1-1 लाख रुपया। और आरबीआई ने कहा मुझे 10% ब्याज चाहिए, तो साल के बाद कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़ 10 लाख। छापा कितना? 1 करोड़। और वापस कितना चाहिए? 1 करोड़ 10 लाख। 10 लाख कहाँ से आएगा? छापा कितना? छाप के मशीन फेंक दिया समंदर में, अब पैसा नहीं है, सबको दे दिया। और वापस कितना चाहिए? 1 करोड़ 10 लाख। तो 90 लोग किसी तरह छीन छोड़ करके 1 करोड़ रुपया पहुंचा दिया। 1 ही करोड़ है, 1 ही करोड़ आएगा। तो 10 आदमी कर गया दिवालिया, 10 किसान। उसका ट्रैक्टर ले लिया, उसका गाय ले लिया, उसका ज़मीन ले लिया। और ऐसा हर बार किसी न किसी के साथ होगा। किसान क्रेडिट कार्ड पे सबका कागज़ किसके पास है? बैंक के पास। हर बार 10% लोग के पास पैसा कम पड़ेगा, तो उसका संपत्ति उनके पास। तो इस तरह से करके आने वाले 10-20 साल में सारा ज़मीन किसका हो जाएगा? उन पैसों के लिए जो कभी धरती पे था ही नहीं। ये मैथमेटिक्स है, हवा का मैथमेटिक्स। ब्याज आपने हवा में बनाया। इस बैग का 100% कितना होता है गणित में कितना होता है? 1 बैग और 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 बैग हो जाएगा। तो ये 2 गुना कागज पे किया ना, तो 2 बैग हो गया क्या? बैग तो एक ही है। आप इस बैग को 2 से गुना कर दो, कितना 2 बैग हो गया? 2 बैग। तो 2 बैग है कहाँ? वो फैक्ट्री नहीं है जो बैग बना रहा है ही नहीं। तो बैग कितना है धरती पे? एक ही रहेगा। तो गणित करके आपने पैसा छाप दिया, और उस छापे हुए पैसे से, हवा में पैसे से आप ज़मीन ले रहे हो, गाय ले रहे हो, ट्रैक्टर ले रहे हो। इसीलिए मोहम्मद साहब ने 500 साल पहले कह दिया था ब्याज पे पैसा लगाना हराम है। वो तब सोच पाए, अब हम नहीं सोच पा रहे। समझ रहे बात आप? तो कितना दूरदर्शी रहे होंगे। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि हम आज़ाद हैं कि गुलाम हैं। आपको 1-2 मिनट में समझ में आ जाएगा हम आज़ाद हैं कि गुलाम हैं। आपने बाहुबली पिक्चर देखा होगा लगभग लोगों ने। बाहुबली को देश निकाला कर देता है भल्लाल देव। बोलता ठीक है हम पहाड़ पे चले जाएंगे। 10,000 लोग विनती करके बोला मैं भी आपके साथ चलूँगा, जो बोलेंगे वही करूँगा। बोला चलो। जाते जाते अपने मम्मी से रिक्वेस्ट किया, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको 1 ट्रक सादा कागज़ दे दो। मम्मी ने हंस के कहा बस सादा कागज़? हीरा जवाहर सोना चांदी कुछ भी नहीं? बोला कुछ नहीं, सादा कागज़ 1 ट्रक। वो चला गया पहाड़ पे गया। वहाँ पे आम, लीची, जामुन सब कुछ था, फल वगैरह खाने के लिए। बाहुबली ने मीटिंग बुलाया, बोला कोई नहीं खाएगा इसे, अपने मर्जी से कोई नहीं खाएगा। किसी न किसी को कुछ ना कुछ अपने मर्जी से काम करना है इस पहाड़ पे, और जो भी काम करे हम उसको पर्ची काट के देंगे। उस दिन का वो मनपसंद खाना यहाँ पे खा सकते हैं, पर्ची काट के देंगे।
तो लोग अगले ही दिन से काम करने में शुरू हो गए। कोई रोड बनाने लगा, कोई बच्चों को पढ़ाने लगा, कोई जाते जाते देखा पेड़ गिरा हुआ रास्ते पे, उसको उठा दिया, फोटो खींच के बाहुबली को भेज दिया, बाहुबली पर्ची दिया, उस दिन का उनका खाना हो गया। कोई डांस करने लगा, कोई इंटरटेनमेंट कराने लगा, कोई खुदाई करके मीठा पानी निकालने लगा, जो मर्जी है अपने से काम करने लगा। धीरे 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 करके 10 साल में वो सोने का चिड़िया हो गया, वो टापू। भल्लाल देव ने कटप्पा को भेजा और उसको मरवा दिया, बाहुबली को। अब राजा कौन हो गया? भल्लाल देव। भल्लाल देव ने बोला छोड़ो, सब अपने मर्जी से काम करेंगे, हम जो बोलेंगे वही करना है। अब चलो खदान खोदो और सारा हाईवे बनाओ और सारा यहाँ का समृद्धि लेके हमारे पास ले चलो। उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा जो हमारे बताए हुए रास्ते पे काम करेंगे। तो भल्लाल देव अब पर्ची किनको देने लगा? जो उनके बताए हुए पे काम करे, अन्यथा ना करे तो उनको नहीं मिलेगा। तो लोग आत्महत्या करने लगे। स्टूडेंट करोड़ों निकल रहे थे, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके यहाँ नौकरी करेंगे तभी पर्ची मिलेगा, नहीं तो पर्ची नहीं मिलेगा। और पर्ची भी आपको कर्ज पे मिलेगा। पर्ची कैसे मिलेगा? यह कागज कर्ज पे। तो ऐसे करके उसके पास 300 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया। किसको? उस पहाड़ टापू को, जिसका सालाना ब्याज होता था 15 लाख करोड़। तो पूरे साल में जो लोग वो कमाते थे, उसका आधा पैसा कहाँ चला जाता था? ब्याज में। अभी 2024 का भारत का बात बता रहा हूं, टोटल हमने कर्जा लिया है 300 लाख करोड़। अच्छा, कर्जे में लिया क्या? कागज, परमिशन। अब बताओ, वो जो पहाड़ पे था वो आजाद है कि गुलाम है? पहले क्या था जब बाहुबली था? हम आजाद हैं कि गुलाम है? अभी अपने मर्जी से सब लोग काम कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट को काम मिल रहा है। रोड पे चलते चलते दिख गया कि पोल गिरा हुआ है तो आप उसको उठा देते तो आपको पैसा मिल जाता है। कोई नाली टूटा हुआ है उसको बना दिया तो उस दिन का काम मिल गया आपको? नहीं मिलता। तो आज़ाद हैं कि गुलाम है? आज़ादी का परिभाषा समझ में आया कि कैसा आज़ादी होना चाहिए? कुछ भी करेंगे तो हमको पैसा मिल जाना चाहिए उस दिन का। जो हमारे देश के ऊपर कर्ज है ना, वो है 300 लाख करोड़। अभी समझो कितने लोग हैं हम लोग? 100 करोड़ लोग हैं। 100 करोड़ आम का पेड़ लगाना है। मान लो देश में आज आह्वान हो जाए कि 100 करोड़ पेड़ लगाना है, तो पेड़ लगाने के लिए क्या क्या चाहिए? आम का पेड़ लगाना है। पेड़ चाहिए हमारे देश में, मिट्टी हमारे देश में, पानी हमारे देश में, मजदूर हमारे देश में। कोई ऐसा चीज़ है जो वर्ल्ड बैंक से लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे ऊपर जो राज कर रहे हैं वो बोलेंगे पैसा नहीं है, कर्जा लेना पड़ेगा। जाओ कर्जा लेके आ जाओ। गया कर्जा लेने के लिए 10 लाख करोड़ कर्जा दे दो। क्वेश्चन पूछो कि वो कर्ज में क्या देगा हमें? कुछ भी नहीं देता है, वो परमिशन देता है, जाओ, दे दिया। तब वो आरबीआई को बोलेंगे छाप के दो। आरबीआई इनके बोलने से पैसे छाप के नहीं दे देगा। जब तक वो परमिशन आका नहीं देगा तब तक पैसा नहीं देंगे। इसी तरह से 300 लाख करोड़ कर्जा मतलब परमिशन। अच्छा, उनको बिना बताए छाप लेंगे तो क्या होगा? इनको उठा दिया जाएगा, इनको भेज दिया जाएगा ऊपर। अच्छा, मान लो भारत के चारों तरफ पानी ही पानी होता, चारों तरफ, तब कर्ज लेने किसके पास जाते? मजा आ रहा है सुनने में? 10 लाख करोड़ कर्जा चाहिए आम का पेड़ लगाने के लिए, चारों तरफ पानी ही पानी होता, सिर्फ भारत देश होता, तो कर्ज लेने किससे जाते? कोई है ही नहीं तो किससे जाते? तब तो आम का पेड़ लगा लेते। लेकिन आप नहीं लगा पा रहे हैं, इसका मतलब हम उसके अंडर में हैं। वो हमें परमिशन देगा तो हम आम का पेड़ लगाएंगे। या नदियों को जोड़ना है, कहीं बाढ़ आता है, कहीं सूखा आता है, कहीं तबाही होता है, उसको जोड़ना है। हम 70 साल से जोड़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब हमको वो जोड़ने नहीं दे रहा है। भल्लाल देव कहता है ये सब मत करना, ये सब करोगे तो समृद्ध हो जाओगे, तो हमारे विरुद्ध ही लड़ने लगोगे।
यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ मन में क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा। आप लोगों ने एक फिजिक्स में नियम पढ़ा होगा, भौतिकी में, कि ऊर्जा कांस्टेंट होता है। कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? ऊर्जा कांस्टेंट होता है, ऐसा सुना है? ऊर्जा रूपांतरित हो सकता है, कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट का मतलब समझते हैं अभी। आपने ना 3 मजदूर को बुलाया कि भाई बिजली पानी का कोई ठिकाना नहीं है, अगर बिजली चल गया तो मोटर ऑन नहीं होगा, मोटर ऑन नहीं होगा तो पानी नहीं मिलेगा। हम 3 कुआं खुदवाना चाहते हैं यहाँ पे समाज में, उससे पानी भरेंगे, संकट आएगा। तो आपने 3 कुआं खुदवा दिया। मजदूर आया, 1 2 3 कुआं खुद गया। कॉस्ट आया कुआं खोदने का 1 लाख 1 लाख 1 लाख। एक मजदूर वर्ग ने बोला कि हमको रुपया दे दीजिए, आपने 1 रुपया दे दिया। एक ने बोला मुझे लोहा दे दीजिए 1 लाख का, आपने लोहा दे दिया 1 लाख का। एक ने बोला मुझे चांदी दे दो 1 लाख का, 1 लाख का दे दिया। तो अभी ऊर्जा कांस्टेंट है, ये भी 1 लाख, ये भी 1 लाख, ये भी 1 लाख। आज बेचने जाएंगे तो सबका वैल्यू कितना हुआ? फिजिक्स का नियम बोलता है ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट होगा, आज भी, 10 साल के बाद भी और 100 साल के बाद भी। तो लोहा 20 साल के बाद 5 लाख का हो गया, चांदी 20 साल के बाद 5 लाख का हो गया, और रुपया 1 लाख का वैल्यू 20,000 हो गया। ये कैसे हो गया? इसका मतलब इसके साथ कोई चालबाजी कर रहा है, इसको कोई डिवेल्यूएट कर रहा है, कोई कम करता जा रहा है। तो वो फिजिक्स का नियम कहाँ गया कि ऊर्जा कांस्टेंट होता है, हर समय ऊर्जा क्या होना चाहिए? अगर ये 5 लाख का हुआ, ये 5 लाख का हुआ, तो ये भी कितने का होना चाहिए? लेकिन ये कम हो गया। कम इसलिए हुआ कि इसको धीरे 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 डिवेल्यूएट करता जा रहा है, इसीलिए कम हो गया ये। अब बात आता है मेन कि हमने 1 करोड़ रुपया कर्ज लिया, तो लीगल कितना पैसा, अवैध कितना पैसा और वैध कितना पैसा। मेरे पास ये 10 रुपया है, मैं इसका कलर जीरोक्स करा दूं एकदम ऐसा कि जिसको साधारण आँख कोई पकड़ ही ना पाए, साधारण आँख क्या, मशीन भी ना पकड़ पाए, ऐसा मैं कलर जीरोक्स करके अगर चला दूं तो वो पैसा वैध होगा कि अवैध होगा? अवैध होगा। क्यों होगा अवैध? क्योंकि उसके बदले में हमने सोना नहीं रखा है। अगर यही काम आरबीआई कर दे कि पैसा छापे 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 छापते ही चले जाए, उसके बदले में सोना ना रखे, तो वैध होगा कि अवैध होगा? तो टोटल सोना 5 लाख करोड़ का है और छाप दिया 30 लाख करोड़ या 150 लाख करोड़, तो बाकी पैसा अवैध है कि वैध है? और छाप के दे दिया रिलायंस को, अदानी को कि तुम ये पूरा खदान खरीद लो, तुम पूरा रेलवे खरीद लो, तुम पूरा एयरपोर्ट खरीद लो, तो वैध खरीदा कि अवैध खरीदा? आया समझ में? 10 रुपया मतलब रूल बोलता है 1 तोला सोना। 1 तोले सोने का कीमत आज मान लेते हैं 60,000 रुपया, या मान लेते हैं 50,000 रुपया, है 70,000, मानने के दृष्टिकोण से 50,000 रुपया मान लेते हैं। तो 10 रुपया वैध पैसा इक्वल टू 50,000। 1 तोला तो 78,000 मानने बोल रहा हूँ मैं। 10 रुपया इक्वल टू 50,000, तो 1 रुपया इक्वल टू 5,000, यानी कि 5,000 टाइम्स हमको उसने लूटा। हमको कितना काटा उसने? 5,000। यानी कि 1 किलो आम लेने गए तो 5,000 गुना कम आम दिया, इतना सा टुकड़ा दिया। यानी कि 1 मीटर कपड़ा लेने गए तो 5,000 टुकड़ा करके इतनी सा टुकड़ा दिया। तो 420 ही किया कि नहीं किया? किया। तो 1 करोड़ रुपया लोन लिया आपने, उसको 5,000 से डिवाइड कर दीजिए, आएगा 2,000 रुपया। वो 2,000 रुपया बैंक को दे दीजिए और कागज़ लगा दीजिए, जो संविधान का कागज़ है, जो कानून का कागज़ है, आरबीआई के एक्ट का कागज़ है, हमारा कागज़ नहीं, आरबीआई का कागज़, 1934 का एक्ट, हमारा कागज़ नहीं, आरबीआई का 1934 का एक्ट। लेने देने का तराजू क्या होना चाहिए? एक। आपने जिस तराजू से लिया था उसी तराजू से वापस कर दो। तो 1 रुपया इक्वल टू 5,000, तो 1 करोड़ लोन लिया डिवाइडेड बाई 5,000, 2,000 रुपया आता है। 2,000 रुपया दे दो, ये वाला कागज़ लगा दो और उसको बोलो जो भी बोलना है कोर्ट के थ्रू आ जाओ। तो बैंक फ़ोन करेगा ऊपर कि भाई ये बोल रहा है, तो ऊपर से क्या जवाब आएगा पता है? बोला इसको छोड़ दो,
इसको सब पता है, इसको छोड़ दो, कोई दूसरा मुर्गा पकड़ो। यहां तक बात समझ में आया? हमारे और आप में दिक्कत क्या है पता है? इस कागज को ही रुपया मान चुके हो आप। ये नहीं है रुपया, ये देंगे तो मुझे क्या देगा? 1 तोला सोना। रुपया वो है। हमारे दादा परदादा बोलते थे रुपया मतलब उनके खोपड़ी में था, रुपया मतलब सोने का सिक्का। हमारे खोपड़ी में उसने बैठा दिया ये कागज, हमारे बच्चे को खोपड़ी में बैठा दिया वो मोबाइल का नंबर।